हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम जिस फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है मडबोर्न। यह एक ताइवानी हॉरर फिल्म है जो साल 2025 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग्स है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत एक पुराने टूटे फूटे घर से होती है जहाँ चैंग और आई नाम के दो लोग अपनी कंपनी के एक असाइनमेंट के लिए आए हैं। उनका काम घर के हर एक कमरे को स्कैन करना है क्योंकि उनकी कंपनी इस जगह के डिजाइन पर आधारित एक हॉरर गेम बनाना चाहती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि इस घर के पिछले मालिक ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। असल में उसकी पत्नी का शव तो आज तक नहीं मिला और लोगों का मानना है कि इस घर के मालिक पर किसी बुरी आत्मा का साया था। इसी वजह से उन्होंने इस घर को चुना है। इस घर की भूतिया बदनामी गेम के लिए पब्लिसिटी का काम करेगी। अब कमरों की स्कैन करते हुए वे दोनों इस घर के मालिक की पत्नी के स्टूडियो में पहुंचते हैं। इस जगह पर वह मिट्टी की गुड़िया बनाने का काम किया करती थी। चैंग उस भट्टी वाले कमरे का मुआयना करता है जहां गुड़ियों को बनाकर पकाया जाता था। ठीक उसी पल आई को दीवार के पास लगे एक पर्दे के पीछे एक भूतिया साया नजर आता है। फिर अचानक भट्टी वाले कमरे का दरवाजा भी अपने आप जोर से बंद हो जाता है। डर के मारे आई चैंग को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चैंग अचानक कूदकर बाहर आता है और एक मिट्टी की गुड़िया को दिखाकर उसे डरा देता है। वह बड़े आराम से उससे गुड़िया को पकड़ने को कहता है ताकि उसे भी गेम के लिए स्कैन किया जा सके। ठीक उसी समय एक धीमी लेकिन रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई देती है। इस आवाज ने कहा था कि इस गुड़िया को वापस रख दो। घबराहट के मारे गुड़िया आई के हाथों से गिरकर टूट जाती है। इस गुड़िया के पिछले हिस्से पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था। अब जैसे ही आई गुड़िया उठाता है उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देता है। आई वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक एक भारी लोहे की सीढ़ी उस पर गिर जाती है जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। चैंग उसकी मदद के लिए कुछ ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन उधर आई का खून जमीन पर फैल रहा था और बहते हुए यह खून उस टूटी हुई गुड़िया तक पहुंच जाता है, जिससे फिर धीरे धीरे यह गुड़िया लाल होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे गुड़िया में जान आ रही हो। फिर जब चैंग लौटता है तो वह देखता है कि आई अब सीढ़ी के नीचे दबा हुआ नहीं है, बल्कि वह उसके सामने एक सुन्न बेसुध हालत में खड़ा है। चैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे खींचकर फायर रूम में ले जाती है और फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम एक कपल सू चुआन और उसकी गर्भवती पत्नी मु हुआ को देखते हैं। सू भी उसी गेमिंग कंपनी में एक डेवलपर है जहाँ चैंग और आई काम करते थे, जबकि मु हुआ एक रिस्टोरेशन टेक्नीशियन है जो पुरानी इमारतों और मूर्तियों को उनके मूल रूप में वापस लाने में माहिर है। दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए एक आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य चाहते हैं और इसीलिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सू अपने आने वाले गेम के अप्रूवल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि इसी की वजह से उसे प्रमोशन मिलेगा और मु हुआ को भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आराम करने का मौका मिलेगा। मु हुआ उसे याद दिलाती है कि आज दोपहर 2 बजे डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट है, जिसके लिए सू को उससे हॉस्पिटल में मिलना है। ऑफिस पहुंचने पर सू को पता चलता है कि उसके गेम डिजाइन को अप्रूवल नहीं मिला, जिससे उसका मन उदास हो जाता है। इसी बीच एक एम्प्लॉय घबरा जाती है क्योंकि आई से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी सू बताता है कि एक सीन डेवलपर भी उसके साथ था, इसलिए उन्हें उससे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ही देर बाद आई खुद ऑफिस में आ पहुंचता है। वह बहुत डरा हुआ और मानसिक रूप से अनस्टेबल लग रहा था, लेकिन बॉस उसकी हालत को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उससे सामान ले लेता है और सू को मीटिंग लीड करने के लिए कहता है। मीटिंग के दौरान सू इन्वेस्टर्स को उस घर की भयानक कहानी सुनाता है, मगर इन्वेस्टर्स निराश हो जाते हैं क्योंकि वे गेम का असली फुटेज देखना चाहते थे। तभी आई दौड़कर कांच की दीवार के पास जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि वह आ रही है। स्थिति को संभालने के लिए सू तुरंत इसे एक मार्केटिंग ट्रिक बना देता है। सू यह दावा करता है कि यह गेम इतना डरावना है कि इससे लोगों में ऐसी तीव्र प्रतिक्रियाएं पैदा होंगी। अब अचानक आई की तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और वह एक बदबूदार काला तरल पदार्थ उल्टी करने लगता है। उधर बॉस इन्वेस्टर को फंडिंग के लिए सफलतापूर्वक मना लेता है और आई की जगह सू को इस हॉरर गेम प्रोजेक्ट की देखरेख करने का काम सौंप देता है। वह अपनी पत्नी के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में भी पूरी तरह से भूल जाता है। उस रात वह मु हुआ से माफी मांगता है और उसे सरप्राइज देने की कोशिश में घर पर सुशी और कच्चा मांस लाता है। हालांकि मु हुआ उसे बड़े प्यार से याद दिलाती है कि वह गर्भवती है और इसलिए कच्चा मांस नहीं खा सकती। रात के खाने के बाद मु हुआ बताती है कि उसने रोम में एक मेजर रेनोवेशन प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया है क्योंकि वह अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। सू
भी उसके फैसले को सपोर्ट करता है। उसी रात हमें पास में रखा एक बॉक्स दिखाया जाता है। इस बॉक्स के अंदर वही डरावनी मिट्टी की गुड़िया है जिसे आई उस भूतिया घर से लाया था। अब यह गुड़िया सू के घर में उसके ऑफिस के सामान के साथ ही आ गई है। खैर अगले सीन में सू अपनी पत्नी मुहुआ से एक बेबी मॉनिटर के जरिए बातचीत करता है और साथ ही अपने नए गेम के लिए रिसर्च भी करता रहता है। अब गेम डेवलपमेंट के मकसद से उसे उस भूतिया घर के मालिक और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में गहरी रिसर्च करने की जरूरत थी। इसके लिए वह मालिक की पत्नी के पुराने इंटरव्यू वाले वीडियोस देखने लगता है। सू घर पर भी अपने रिसर्च के काम में डूबा रहता है और तभी उसके आसपास भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। बगल वाले कमरे में मुहुआ अपने डेस्क पर काम करने के लिए बैठ जाती है। सू यह देखकर उसे प्यार से समझाता है कि उसे देर रात तक काम नहीं करना चाहिए। हालांकि जब असल में मुहुआ किचन से आती है और सू पीछे मुड़कर उस मेज की ओर देखता है जहां वह बैठी थी तो उसे पता चलता है कि वहां कोई नहीं है। अचानक खून से लथपथ एक औरत का भूत सीधे सू के सामने प्रकट हो जाता है। इस झटके से सू की नींद खुल जाती है। वह उठते ही जोर से चीखता है। सू के अचानक चीखने से मुहुआ थोड़ी घबरा जाती है। फिर सू उसे और खुद को शांत करता है। तभी मुहुआ की नजर सू के रिसर्च पेपर्स पर पड़ती है और वह बताती है कि उस घर के पिछले मालिक की पत्नी असल में उसी के कॉलेज की स्टूडेंट थी। फिर अगले सीन में उसी रात एक खाली कमरे में लगा बेबी मॉनिटर किसी अनदेखी मौजूदगी को ट्रैक करना शुरू कर देता है, जैसे कि सचमुच वहाँ कोई मौजूद हो। हालांकि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ट्रैकर धीरे धीरे कमरे में घूमता है और सू और मुहुआ के बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक जाता है। अचानक बेडरूम का दरवाजा जोरदार धमाके से खुल जाता है। इस शोर से घबराकर मुहुआ की नींद खुल जाती है और वह एक गिलास पानी लेने के लिए किचन में जाती है। वहाँ सू के सामान के बीच उसे वही डरावनी गुड़िया दिखाई देती है। जैसे ही मुहुआ गुड़िया उठाती है उसके पेट में पल रहा बच्चा किक मारता है जिससे उसका ध्यान भट जाता है। थोड़ा पानी पीने के बाद जब वह वापस कमरे की ओर जा रही होती है तब बेबी मॉनिटर फिर से हिलता है और इस बार हमें मुहुआ के पीछे खड़ी एक भूतिया आकृति की झलक भी दिखाई देती है। इस बार मुहुआ सावधानी से गुड़िया उठाती है और उसके टूटे हुए हिस्सों की जांच करने लगती है। ठीक उसी समय बेबी मॉनिटर से एक डरावनी अजीब सी धुन बजने लगती है। इस अचानक आई आवाज से मुहुआ हड़बड़ा जाती है और गुड़िया के किसी नुकीले टूटे हुए किनारे से उसकी उंगली कट जाती है। वह गुड़िया नीचे रख देती है और तेजी से कमरे की ओर भागती है। अब उसका खून गुड़िया पर लग चुका था। फिर यह गुड़िया धीरे धीरे बदलने लगती है। बदलते हुए यह गुड़िया पूरी तरह लाल हो जाती है। अब वही डरावनी धुन की आवाज गुड़िया में से आने लगती है। मुहुआ पीछे मुड़कर देखती है और डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि गुड़िया सिर्फ उन्हीं लोगों पर कब्जा करती है जिनका खून उसके संपर्क में आया हो। अगला दृश्य अगली सुबह का है जहाँ सू जागता है और देखता है कि मुहुआ नाश्ता कर रही है। सू उसे टोकते हुए कहता है कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। मुहुआ तुरंत अपनी प्लेट से मांस हटा देती है और तेजी से खाने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी दाईं आंख हल्की चमकीली लाल हो गई है। तब सू उससे कहता है कि यह मांस असल में उसकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्लेट से मांस हटा देने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अभी भी मांस खा रही हो। फिर अचानक मुहुआ सारा खाना उल्टी करके बाहर निकाल देती है। सू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और बैकग्राउंड में रसोई के पास हमारी नजर कच्चे मांस के टुकड़े पर पड़ती है जिसे आधा खाया जा चुका था। यह दृश्य साफ तौर पर दिखाता है कि यहाँ कुछ न कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है। अगले दृश्य में हम एक आर्ट गैलरी में पहुँचते हैं जहाँ उस भूतिया घर के मालिक की पत्नी द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। यहाँ सू मालिक की पत्नी की बहन मिस लियू से मिलने आया था ताकि वह अपनी गेम के लिए अनुमति ले सके। लियू बताती है कि उसकी बहन अपनी कला को केवल एक शिल्प के रूप में नहीं बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम मानती थी। ठीक इसी कारण से वह अपनी हर कलाकृति पर महीनों बिताती थी ताकि वह उन भावनाओं को उनके भीतर कैद करके सुरक्षित रख सके। इसी समय लियू के मन में अपनी बहन की मृत्यु के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की एक तीव्र इच्छा होती है। उसे लगता है कि यह गेम वह माध्यम बन सकती है जिसकी जरूरत इस मामले पर जनता का ध्यान वापस खींचने के लिए है। सू उसे भरोसा दिलाता है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अगले दृश्य में हम सू को ठीक उसी भूतिया घर में लौटते हुए देखते हैं जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। इस बार वह अपने गेम के लिए प्रॉपर स्कैन और बाकी डिटेल्स इकट्ठा करने आया है। वह घर में बिखरी हुई जर्जर कलाकृतियों के साथ साथ आसपास के वातावरण का भी बहुत बारीकी से निरीक्षण करता है। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास एक बार फिर से पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू होने लगती हैं। उसे एक महिला के प्रेत जैसी परछाई अपने आसपास मंडराती हुई दिखाई देती है। डर के मारे सू लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है और जमीन पर गिर जाता है, जहां फिर ऊपर छत से उस पर खून टपकने लगता है। और जब वह ऊपर देखता है तो एक आदमी का भूत
बहुत गुस्से से उसे घूर रहा होता है और उस पर चिल्लाने लगता है। सदमे की हालत में सू तुरंत अपने 3D चश्मे उतार देता है। तब पता चलता है कि इतने समय से वह बस एक वीडियो गेम के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ हमें सू के घर के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां मुहुआ अपनी डेस्क पर काम कर रही होती है। वह बार बार एसी का टेम्परेचर कम करती है, लेकिन वह अपने आप ही फिर से बढ़ जाता है। जब मुहुआ अपनी डेस्क पर देखती है तो उसे वही टूटी हुई गुड़िया ठीक अपने सामने बैठी हुई मिलती है। डर के मारे वह कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और फिर अचानक अपने आप ही वह गुड़िया सीधे उसके हाथों में आ जाती है। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे हिलने लगती है और उससे एक डरावनी आवाज निकलती है। यह आवाज फुसफुसा रही थी कि मुझे खून चाहिए। जब मुहुआ आईने में देखती है तो आईने में उसका अक्स एक अजीब डरावनी मुस्कान के साथ अपने ही हाथ से उसकी गर्दन के ठीक नीचे एक कट लगाते हुए दिखाई देता है। मुहुआ भी खुद को रोक नहीं पाती और वह भी ठीक वैसा ही करती है। इसी बीच ऑफिस में सू अपनी टीम के साथ व्यस्त है और गेम में आई एक नई गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसकी डेस्क पर पड़े बेबी मॉनिटर पर मुंह की लाइव फीड चल रही थी, जिसमें वह खून से लथपथ मिट्टी की गुड़िया के सामने एक डरावनी लोरी गुनगुना रही थी। इसके साथ ही वह उनमें से एक टूटी हुई गुड़िया को ठीक करने की कोशिश भी कर रही थी। मुंह पूरी तरह से किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में आ चुकी थी। हालांकि सू इन सब बातों से पूरी तरह बेखबर है। इसी बीच कहानी में एक मोड़ आता है, जिसमें एक मंत्रों के ताबीज जमा करने वाले की एंट्री होती है। वह दुर्लभ मंत्रों के ताबीजों की तलाश में लगातार अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। इस बार वह एक प्रीत से मिलता है जो उसे समझाता है कि इन मंत्रों के ताबीजों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता किया करते थे। लेकिन उस नौजवान को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रीस्ट उसका भविष्य पढ़ता है और उसे एक खास निशान बताता है, जिसका नाम है एबिसल हेक्साग्राम। यह रहस्यमय निशान अंधेरे, अनजान शक्तियों और गहरी छिपी हुई एनर्जीज को दर्शाता है। यह सुनकर वह दोनों चिंता में पड़ जाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि कोई बहुत बड़ी और खतरनाक चीज होने वाली है। उधर घर में पहुंचने पर सू मुहुआ को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह देखता है कि मेज पर रखी गुड़िया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जबकि मुहुआ बिस्तर पर सो रही है। थोड़ी देर बाद सू भी बिस्तर पर चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने गुड़िया ठीक की, लेकिन मुहुआ कोई जवाब नहीं देती। ठीक उसी पल एसी का टेम्परेचर अचानक बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। जैसे ही सू टेम्परेचर को फिर से नॉर्मल करता है, मुहुआ अचानक चीखते हुए जाग जाती है और गुस्से में जलाकर कहती है, मुझे सोने दो, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह जोर जोर से अपने पेट को खरोंचने लगती है। उसकी स्किन से खून निकलने लगता है। सू यह देखकर डर जाता है। ठीक अगले ही दिन ऑफिस में सू प्रेगनेंसी से जुड़े मूड स्विंग्स पर रिसर्च कर रहा होता है। उसका बॉस उसे अपने पास बुलाता है और एक दोस्ताना अंदाज में बताता है कि जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो वह भी ऐसे ही दौर से गुजरा था। वह सू को भरोसा दिलाता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है और हालात नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छे शगुन के तौर पर बॉस उसे एक ताबीज देता है, एक ऐसा ताबीज जिसे उसकी पत्नी ने खास तौर पर सू और मुहुआ दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया था। इसके बाद सू अपने काम पर लौट आता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग देखता है जब आई और स्कैनर बॉय उस भूतिया घर में गए थे। वह देखता है कि गुड़िया के पीछे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वह उसे साफ साफ पढ़ नहीं पाता। ठीक उसी समय बेबी मॉनिटर के लाइव फीड में हम मुहुआ को सीधे कैमरे की तरफ घूरते हुए देखते हैं। ठीक उसी पल सू को आई का फोन आता है। आई की आवाज कांप रही थी और पूरी तरह से डर से भरी हुई थी। वह बस एक ही बात कह पाता है कि उन्हें उस गुड़िया से खुद को बचाने के लिए एक ताओवादी प्रीस्ट को बुलाना होगा, जिसके बाद फोन अचानक कट जाता है। सू तुरंत आई से मिलने निकल पड़ता है, जहां उसे आई एक भयानक हालत में मिलता है। उसकी एक आंख निकाल ली गई है और वह मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है। सेम टाइम दूसरे दृश्य में हम मुहुआ को उनके प्रैक्टिस डॉल के साथ देखते हैं, जिसकी भी एक आंख निकाल ली गई है। जैसे जैसे मुहुआ गुड़िया को हिलाती डुलाती है, आई का शरीर भी ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। इसके बाद मुहुआ एक एक करके गुड़िया की बाहें तोड़ देती है, जिसके साथ ही दूसरी तरफ आई की बाहें भी टूट जाती है। आखिरकार वह गुड़िया की गर्दन मरोड़ देती है और ठीक उसी पल आई की गर्दन भी इसके साथ ही टूट जाती है। अपनी जान जाने से पहले आई बस एक ही बात कह पाता है, गुड़िया को वापस रख दो। सू यह सारा भयानक मंजर अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है, फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता। इस बीच हम मंत्रों के ताबीज जमा करने वाले को देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठा एक नया ताबीज बनाने में व्यस्त है।
वह प्रीस्ट की चेतावनी पर भी विचार कर रहा है। उसे पक्का विश्वास है कि अगर वह सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेगा तो अंत में उसे कुछ फायदेमंद इनाम जरूर मिलेंगे। इसी के साथ हम एक एम्बुलेंस को भी देखते हैं जिसमें आई को तेजी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ऑफिस लौटने पर वह गेम फुटेज से गुड़िया की तस्वीर निकालता है और उसे साफ करता है। अब गुड़िया की पीठ पर बना मंत्र उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसके बाद सू घर लौटता है। घर में मुंह हुआ सो रही थी। सू को मेज पर रखी गुड़िया के पास एक और छोटी सी गुड़िया का चेहरा मिलता है, एक ऐसा चेहरा जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला दिखता है। तभी प्रैक्टिस डॉल में से रोने की आवाज आती है और जब सू उसे ढूंढता है तो पता चलता है कि डॉल पूरी तरह टूट चुकी है और उसमें बैटरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी डॉल से आवाज आ रही थी। अचानक मुंह हुआ बाहर आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। फिर बाद में एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक इसी पल मुंह हुआ के अंदर से एक आत्मा निकलती है और सीधे सू के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब इस पोसेस्ड हालत में सू को कई तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि घर के मालिक की पत्नी मिट्टी से गुड़िया बनाकर उनकी पीठ पर मंत्रों के ताबीज बना रही है। एक पल के लिए सू भी खुद पर से अपना नियंत्रण खो बैठता है। हालांकि उसके बॉस द्वारा दिए गए सुरक्षा ताबीज की बदौलत वह खुद को संभाल लेता है। सू गुड़िया लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह हुआ वह गुड़िया उससे छीन लेती है और वह गुड़िया लेकर मुंह हुआ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सू एक प्रीस्ट के पास जाता है और यह वही प्रीस्ट है जिसे पहले हमने उस युवा मंत्रों वाले ताबीज इकट्ठा करने वाले के साथ देखा था। सू उसे पूरी स्थिति समझाता है। वह उसे गुड़िया की पीठ पर बने ताबीज की तस्वीर भी दिखाता है। ताबीज के डिजाइन को गौर से देखने पर प्रीस्ट को तुरंत एहसास हो जाता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, जिसके बाद वह सू को उस मंत्रों वाले ताबीज इकट्ठा करने वाले के पास भेज देता है। यह ताबीज इकट्ठा करने वाला कॉलेज में तलिस्मैनिक एस्ट्रोलॉजी पर एक गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाता भी है। सू उस ताबीज इकट्ठा करने वाले की क्लास में जाता है और उससे पूछता है कि क्या किसी ताबीज का कोई हिस्सा मिटा देने पर उसकी शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। उस ताबीज इकट्ठा करने वाले ने उसे समझाते हुए कहा कि इससे शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, बल्कि मिटाए गए हिस्से के हिसाब से उसकी शक्ति कम हो जाती है। कक्षा के बाद सू उस ताबीज इकट्ठा करने वाले प्रोफेसर से मदद मांगता है। हालांकि यह प्रोफेसर पहले तो मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वह गुड़िया पर बने इस मंत्र को देखता है उसका निर्णय बदल जाता है। प्रोफेसर आखिरकार मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और वह सू को समझाता है कि यह एक बंधन ताबीज है जिसका उपयोग अत्यंत खतरनाक आत्माओं को कैद करने के लिए किया जाता है। ऐसी आत्माएं जिन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही शांत किया जा सकता है। ठीक इसी कारण से उन्हें इंसानों जैसी वस्तुओं जैसे कि गुड़िया या खिलौनों के अंदर कैद करके रखा जाता है ताकि वे किसी भी इंसान को सीधे तौर पर नुकसान ना पहुंचा सके। सू पूछता है कि क्या उस आत्मा को एक बार फिर से कैद करना संभव है। प्रोफेसर जवाब देते हैं कि हालांकि यह मुमकिन तो है, लेकिन यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम है और इसी के साथ वे इस योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर सू के घर पहुंचते हैं, जहां वह सू को निर्देश देते हैं कि वह मुंह हुआ को तुरंत उनके पास ले आए। सू मुंह हुआ को देखने जाता है और उसे अपने कमरे में कच्चा मांस खाते हुए पाता है। अचानक मुंह हुआ उठ खड़ी होती है और गुड़िया की तरफ बढ़ती है। हालांकि प्रोफेसर पहले से ही तैयार थे, उन्होंने पहले ही जमीन पर एक रस्म द्वारा नमक का घेरा बना दिया था। अब जैसे ही मुंह हुआ उस घेरे में कदम रखती है वह जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द से छटपटाने लगती है। सू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुंह हुआ उस पर चढ़ जाती है और नमक से खुद को बचाने के लिए उसके शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। उसी पल प्रोफेसर अपने तैयार किए हुए 42 ताबीज को हवा में उछाल देते हैं, जिनमें से कई तुरंत मुंह हुआ के शरीर से चिपक जाते हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करते हुए प्रोफेसर उसके शरीर के अंदर से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष के बावजूद वह आत्मा अलग होने को तैयार ही नहीं थी। इतनी जबरदस्त शक्ति लगाने की वजह से प्रोफेसर की नाक से खून बहने लगा। इसी मौके पर प्रोफेसर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपना खून सीधे उस गुड़िया पर लगा दिया। इससे वह आत्मा मुंह हुआ के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गई और प्रोफेसर ने तुरंत उस आत्मा को गुड़िया में डाल दिया। फिर उन्होंने फौरन उस गुड़िया पर एक मंत्र वाला ताबीज लगा दिया। मुंह हुआ बेहोश हो गई, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही पलों में गुड़िया पर लगा ताबीज जलने लगा और वह आत्मा फिर से मुंह हुआ के शरीर में घुस गई। अब तक हालात और भी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। प्रोफेसर ने फौरन एक कपड़ा जो ताबीज बनाने वाले खास मटेरियल से बुना गया था उस आत्मा की आंखों पर बांध दिया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे कुछ समय के लिए काबू में करके वह मुंह हुआ को फिर से अपने नियंत्रण में लाने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने मुंह हुआ के शरीर को एक लाल धागे से बांध दिया, जो एक तरह के सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। प्रोफेसर ने सू से पूछा कि वह गुड़िया उसके घर तक कैसे पहुंची।
पहुंची, लेकिन सू तो पूरी तरह से टूट चुका था। तब प्रोफेसर ने समझाया कि खून पीने वाले राक्षसों को इतना आसानी से कैद नहीं किया जा सकता। मुहुआ के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे थे और सू के मुताबिक वह उस गुड़िया को 6 दिन पहले ही घर लाया था, जिसका मतलब था कि अब सिर्फ एक ही दिन बचा था। प्रोफेसर और सू ने फौरन उस मालिक की पत्नी की बहन मिस लियू से संपर्क किया और उसे मुहुआ को बचाने के लिए की जाने वाली रस्म में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ऐसा करने से वह अपनी बहन के अतीत की सच्चाई को अपनी आंखों से देख पाएगी। अब रस्म शुरू होती है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रोफेसर मिस लियू को उसकी बहन की यादों की दुनिया में ले जाते हैं। प्रोफेसर लियू को एक सख्त चेतावनी देते हैं कि जैसे ही वह लाल धागा खींचेगा उसे तुरंत वापस लौटना होगा, वरना वह उन यादों में हमेशा के लिए फंस जाएगी। इन यादों के दृश्य में लियू अपनी बहन को एक कब्रिस्तान में मिट्टी खोदते हुए देखती है। जब वह उस मिट्टी को लेकर घर वापस लौट रही होती है तो उसका गर्भपात हो जाता है। इस सदमे से वह पूरी तरह टूट जाती है और दर्द और दुख में डूबकर वह अपने खोए हुए बच्चे के अवशेषों को उस मिट्टी में मिला देती है जिसे उसने इकट्ठा किया था और उससे एक गुड़िया बनाती है। अब जैसे ही वह गुड़िया पूरी होती है, लियू की बहन पोसेस्ड हो जाती है। इसके बाद वो पहले अपने पति को खत्म करती है और बाद में पूरे परिवार का ही सफाया कर देती है। इस तरह यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है कि वह घर का मालिक नहीं था जिसने परिवार को खत्म किया था, बल्कि उसकी पत्नी थी। अब इस स्थिति में असलियत को समझते हुए घर के मालिक की पत्नी ने उस गुड़िया पर एक ताबीज बनाया ताकि उस दुष्ट आत्मा को उसके अंदर कैद किया जा सके। फिर उस गुड़िया और उसमें समाई बुराई को दुनिया से दूर रखने के लिए उसने खुद को फायर रूम के अंदर एक ईंट की दीवार के पीछे कैद कर लिया और उस जगह को आग लगा दी, इसलिए उसका शव भी कभी बरामद नहीं हुआ। इसके बाद प्रोफेसर लियू को वापस असली दुनिया में ले आते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हुए वे बताते हैं कि असल में कब्रिस्तान की वह मिट्टी पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। जब बच्चे का खून उसमें मिला तो कई दुष्ट आत्माएं उस गुड़िया से चिपक गईं और उसे अपना माध्यम तथा घर बना लिया और यही आत्माएं ही थी जो उसे कंट्रोल कर रही थी। तो अब इसका हल भी साफ हो गया था कि इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें मालिक की पत्नी का शरीर ढूंढना होगा। प्रोफेसर तुरंत सू और मुहुआ को कार में ले निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रोफेसर समझाते हैं कि इस तरह की आत्माओं को कैद करने के लिए सिर्फ एक ताबीज काफी नहीं है, बल्कि एक इंसानी शरीर की भी जरूरत होती है। अगर वह लियू की बहन का शरीर बरामद करने में नाकाम रहते हैं तो यह आत्मा मुहुआ के शरीर को तब तक खाती रहेगी जब तक कि वह उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा ना जमा ले। घबरा कर सू पूछता है कि अगर उन्हें शरीर नहीं मिला तो क्या कोई और रास्ता है। प्रोफेसर कहते हैं कि एक रास्ता है, लेकिन सू को वह पसंद नहीं आएगा। घर पहुंचने पर प्रोफेसर तुरंत सू को अंदर जाने से रोकता है और उसे कार में ही रहने और मुहुआ पर नजर रखने का निर्देश देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से प्रोफेसर अपना ताबीज वाला लॉकेट सू को दे देते हैं। हालांकि यहाँ सू एक चालाक योजना बनाता है क्योंकि उसकी कंपनी ने गेम के लिए घर का पूरा स्कैन पहले ही कर लिया था, इसलिए प्रोफेसर असली घर के अंदर शरीर को आसानी से ढूंढ सकते हैं, जबकि सू वर्चुअल गेम में जाकर टूटी हुई गुड़िया के हिस्से और ताबीज के गायब अक्षरों को ढूंढ सकता है। और इस तरह से प्रोफेसर घर के अंदर आगे बढ़ते हैं। खतरनाक आत्माओं और दूसरी रुकावटों से बचते हुए आखिरकार प्रोफेसर फायर रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ लियू की बहन का शरीर एक ईंट की दीवार के पीछे बंद है। प्रोफेसर दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। इसी बीच गेम के गड़बड़ियों से भरे माहौल में सू का सामना लियू की बहन की आत्मा से होता है। वह टूटी हुई गुड़ियों के हिस्से ढूंढने में उसकी मदद भी करती है और बार बार उससे कहती है कि गुड़िया को वापस जोड़ दो। सू ताबीज के गायब अक्षरों को बरामद करता है और उन्हें अपनी डायरी में लिख लेता है। इसी बीच हम मुहुआ की आंखों में एक अजीब सा बदलाव देखते हैं, जैसे कि उसके अंदर कई आंखें जाग रही हों और फिर वे अचानक गायब हो जाती है। सू तुरंत प्रोफेसर को बताने के लिए दौड़ता है कि मुहुआ गायब हो गई है। तब तक प्रोफेसर दीवार तोड़कर शरीर का सर निकाल चुके थे, लेकिन ठीक उसी पल फायर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और आग भड़क उठती है। प्रोफेसर अंदर ही फंस जाता है। सू दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मुहुआ उस पर हमला कर देती है। प्रोफेसर चिल्लाकर उसे ताबीज वाले लॉकेट का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। जैसे ही सू लॉकेट को एक्टिवेट करता है, मुहुआ दर्द से तड़पने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर प्रोफेसर फायर रूम से बचकर निकल जाते हैं। कुछ देर के लिए मुहुआ भी अपनी सामान्य हालत में लौट आती है। सू प्रोफेसर को ताबीज के वे गायब अक्षर सौंप देता है जो उसने गेम से हासिल किए थे। इसी बीच प्रोफेसर ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और वह मुहुआ के अंदर से आत्माओं को निकालकर लियो की बहन के सिर में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करते हैं वह सिर टूट जाता है और सभी बुरी आत्माएं एक काले बादल के रूप में पूरे कमरे में फैल जाती हैं। ठीक उसी पल मुहुआ के गर्भ में पल रहा बच्चा जोर जोर से हिलने लगता है, मानो वह बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। प्रोफेसर तुरंत समझ जाते हैं कि यह आत्माएं मुहुआ के पीछे नहीं बल्कि उसके अजन्मे बच्चे के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि वे दोबारा जन्म लेना चाहती हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि इन आत्माओं को बच्चे का
इस्तेमाल करके कैद करना होगा, यानी कि एक ऐसा उपाय जिसका सीधा मतलब होगा कि उस बच्चे की जान चली जाना। मुंह हुआ यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है और सू से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाने लगती है। सू अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर उसे चेतावनी देती है कि अगर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। ठीक उसी पल सू को प्रोफेसर की पहले कही हुई बात याद आती है कि आत्माओं को कैद करने के लिए एक इंसान के शरीर की जरूरत होती है। बिना एक पल भी हिचकिचाए सू अपने हाथ पर एक गहरा कट लगाता है और अपने खून की बूंदें उस गुड़िया पर टपकाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है सभी बुरी आत्माएं उसके अंदर समा जाती है। सू प्रोफेसर से जोर देकर कहता है कि वह तुरंत उस ताबीज का इस्तेमाल करे, लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर ऐसा कर पाते सू पूरी तरह से उन आत्माओं के वश में हो जाता है। वह प्रोफेसर को एक तरफ धकेल देता है और मुंह हुआ की तरफ बढ़ने लगता है। अब उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। वह मुंह हुआ पर हमला करने ही वाला था कि सू अपनी बची खुची सारी हिम्मत जुटाता है और एक आखिरी कोशिश में अपनी ही लाल चमकती हुई आंख को बाहर निकाल फेंकता है। फिर वह प्रोफेसर से कहता है कि वे तुरंत उस ताबीज की मदद से आत्माओं को कैद करने की रस्म पूरी करे। अपने ही खून का इस्तेमाल करके प्रोफेसर सू की पीठ पर एक ठीक वैसा ही ताबीज बनाता है जैसा उन्होंने पहले उस गुड़िया पर बनाया था। जिस पल वह ताबीज पूरा होता है उसी पल सू की जान चली जाती है, लेकिन सभी आत्माएं हमेशा के लिए उसके शरीर में कैद हो जाती हैं। अपने आखिरी पलों में सू फुसफुसा कर कहता है कि उनकी बेटी एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जिएगी। ठीक उसी समय पास में पड़ी मिट्टी की सभी गुड़ियाएं अपने आप सामान्य रंग में लौट आती हैं, मानो सारा अंधकार अब छंट गया हो। यहीं पर यह दृश्य समाप्त हो जाता है। अगला सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां मुंह हुआ अपनी नवजात बेटी को एक कहानी सुना रही होती है। तभी उसे सू के ऑफिस से एक डिलीवरी मिलती है, जिसके अंदर एक खास डिजिटल डिवाइस सिस्टम है, जिसमें सू का एक वर्चुअल अवतार बनाया गया है ताकि मुंह हुआ जब चाहे उसे देख सके। एक बेहद भावुक पल में मुंह हुआ सू से बात करती है और उसे बताती है कि उनकी बेटी अब 6 महीने की हो गई है। वह बताती है कि बच्ची स्वस्थ है और वे दोनों उसे बहुत याद करते हैं। फिर सीन प्रोफेसर की ओर मुड़ता है, जो बाइंडिंग टेलिस्मैन को अपने कलेक्शन में रख रहा होता है। उसकी कलेक्शन में अभी भी कुछ खाली जगह बची हुई है। यह सब इस बात का संकेत है कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। आखिर में हम लियू को देखते हैं, जो एक आर्ट गैलरी में उस शैतानी गुड़िया को प्रदर्शित करती है। हालांकि उसका व्यवहार अब सामान्य नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी बहन को वापस लाने का कोई तरीका सोच रही हो। अब फिल्म के आखिरी सीन में हम सू को हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं, जो फिलहाल जीवित है या नहीं इसके बारे में साफ साफ नहीं बताया जाता। ऐसा हो सकता है कि शायद वह कोमा में हो और इसी अनसुलझे रहस्य के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म मडबोर्न की कहानी। इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो भी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।